नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। यह बात भारत सरकार की संसद में पेश रिपोर्ट में है। हाँ, 1 लाख से ज्यादा सरकारी स्कूलों में सिर्फ एक अध्यापक है। सोचे, एक अध्यापक कैसे पूरी स्कूल चलाता होगा। शिक्षा अधिकार में सरकार ने जो गाइडलाइन बनाई है उसमें यह अनिवार्यता है कि 30 से 35 स्कूली बच्चों के पीछे एक अध्यापक हो, मगर यहां तो पूरी एक स्कूल के पीछे एक अध्यापक है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक खराब दशा है। कोई 18,000 स्कूलों में एक एक अध्यापक है। नंबर 2 पर उत्तर प्रदेश, फिर राजस्थान, आंध्र प्रदेश और झारखंड है। सवाल है, ऐसा क्यों है? इसलिए कि सर्व शिक्षा अभियान में सरकारों ने बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के स्कूलें खोली। पिछले 15-20 सालों में सरकारों के हाथों भारत में शिक्षा का जितना भट्टा बैठा है, किसी और क्षेत्र का वैसा नहीं हुआ। अभियान सर्व शिक्षा का चला और पैदा हुए निरक्षर छात्र। 1 या 2 या 3 अध्यापक प्राइमरी या मिडिल या सेकेंडरी स्कूल में क्या पढ़ा सकते हैं, इसकी कल्पना कर सकते हैं। लेकिन उस व्यवस्था में पढ़ाने की जरूरत ही क्या है जब बिना परीक्षा के पास करने का हर साल छात्र को अपने आप अगली कक्षा में बैठाने का नियम बना हो। भारत में सरकारों ने शिक्षा के नाम पर जो फ्रॉड किया है वह अकल्पनीय है। ठेके पर बिना प्रशिक्षित निरक्षर अध्यापक रखे गए, स्कूलों में न पढ़ाया गया और न परीक्षाएं हुई। छात्र बिना पढ़े साक्षर बता दिए गए। हालात यह है कि 10वीं और 12वीं पास छात्र लिखने, पढ़ने और समझने तीनों में कच्चे या फेल मिलेंगे। बिहार में निरक्षकों का टॉपर बनना समस्या की बानगी है। इसके 2 परिणाम हैं। एक, निजी स्कूलों की बाढ़ आई हुई है। मध्यम वर्ग पर शिक्षा खर्च का भारी बोझ है। दूसरे, दक्षिण भारत के मुकाबले में उत्तर भारत में पढ़ाई का सर्टिफिकेट लिए छात्र रोजगार बाजार में फिसट दिए। आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले गपशप और खास सुर्खियां है। शुरुआत सियासी गपशप से करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से बलूचिस्तान का जिक्र करके ऐसी गुगली फेंकी जिसमें पाकिस्तान तो फंसा ही, कांग्रेस पार्टी भी उलझ गई। कांग्रेस के सलमान खुर्शीद ने इसे कूटनीतिक गलती कहा तो कपिल सिब्बल ने भी नतीजों की चेतावनी दी। लेकिन सोशल मीडिया में खुर्शीद की जबरदस्त आलोचना के तुरंत बाद कांग्रेस ने पलटी मारी और रणदीप सुरजेवाला ने बलूचिस्तान के जिक्र को सही ठहराया। परंतु इसके साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि 2009 में मनमोहन सिंह की शिखर वार्ता के बाद शर्म अल शेख में जब साझा बयान में बलूचिस्तान का जिक्र हुआ था, तब भाजपा ने इस पर बड़ी आपत्ति की थी और इसे कूटनीतिक गलती बताया था। जानकार सूत्रों के मुताबिक मीडिया की ओर से हवा दिए जाने के बाद कांग्रेस के कुछ नेताओं ने अपने प्रवक्ताओं को चुप रहने की नसीहत दी। बताया जा रहा है कि कांग्रेस के ही कुछ नेताओं ने समझाया था कि शर्म अल शेख और लाल किले के भाषण में फर्क है। शर्म अल शेख में बलूचिस्तान में भारत की दखलंदाजी का मुद्दा पाकिस्तान ने उठाया था और उसने इसे साझा बयान में शामिल कराया था। वो भारत की कमजोरी थी जो उसने जिक्र होने दिया था। लेकिन लाल किले से प्रधानमंत्री ने अपनी सुविधा से ये मुद्दा उठाया और उसके तत्काल बाद बलूच नेताओं ने प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना शुरू किया। तभी कांग्रेस ने खुर्शीद के बयान से पल्ला झाड़ा और मोदी के सुर में सुर मिलाते हुए कहा कि पाकिस्तानी सुरक्षा बल बलूचिस्तान, गिलगित और पाक अधिकृत कश्मीर में जुल्म कर रहे हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी बहुत जल्दी पार्टी की जिम्मेदारी संभालने जा रहे हैं। हालांकि इस तरह की खबरें कई सालों से आ रही हैं, लेकिन अब कांग्रेस की सूत्रों का कहना है कि सोनिया गांधी की सेहत के कारण यह जरूरी हो गया है कि राहुल कमान संभालें। यानी अब राहुल गांधी अगर हिचकिचाहट दिखाते हैं तब भी उनको पार्टी की कमान सौंप दी जाएगी। कांग्रेस के जानकार सूत्रों का कहना है कि राहुल गांधी को कमान सौंपने के बारे में कुछ प्रक्रियागत मामलों को सुलझाना है। कुछ लोग चाहते हैं कि राहुल को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जाए और सोनिया अध्यक्ष बनी रहे, जबकि ज्यादातर लोग इस पक्ष में है कि सोनिया गांधी को संरक्षक बना दिया जाए और राहुल पूरी तरह से अध्यक्ष के रूप में कमान संभाले। बताया जा रहा है कि अगले 2-3 दिन में इस बारे में फैसला हो जाएगा। अगर राहुल को कार्यकारी अध्यक्ष बनाने पर सहमति बनती है तो इसका फैसला इसी हफ्ते हो जाएगा। लेकिन अगर उनको पूर्णकालिक अध्यक्ष बनाने का फैसला होता है तो अगस्त के अंत तक इसकी घोषणा की जा सकती है। इसके बाद सितंबर में कांग्रेस का अधिवेशन बुलाकर उस पर मुहर लगाई जाएगी। वैसे भी सोनिया गांधी का अध्यक्ष के रूप में 1 साल का विस्तार इस साल के अंत में खत्म होने वाला है। उससे पहले ही राहुल गांधी को कमान देनी होगी। कहा जा रहा है कि राहुल ने सोनिया की टीम के अनुभवी और अपनी टीम के युवा नेताओं की टीम भी बना ली है।
मुलायम सिंह के कुनबे में चल रहा ताजा झगड़ा वैसा ही है जैसा कुछ दिन पहले मुख्तार और अफजल अंसारी की पार्टी के विलय को लेकर हुआ था। यानी ये झगड़े से ज्यादा एक तरह का राजनीतिक दांव है जिससे दूसरे लोगों को मैसेज दिया जा रहा है। अंसारी बंधुओं की पार्टी के विलय की घोषणा और फिर उनको इनकार करने का नाटक अखिलेश यादव की छवि चमकाने के लिए किया गया था। उसी तरह इस बार का झगड़ा शिवपाल यादव की छवि चमकाने और उनका कद बढ़ाने की कवायद है। सपा के जानकार सूत्रों का कहना है कि बहुत जल्दी ये विवाद सुलझा लिया जाएगा। पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव ने सार्वजनिक रूप से शिवपाल यादव का पक्ष लेकर उनका कद बढ़ाया है। गौरतलब है कि अंसारी बंधुओं की पार्टी के विलय का फैसला रद्द होने और मथुरा में जवाहर पार्क को लेकर हुई हिंसा की घटना के बाद शिवपाल यादव अलग थलग पड़े थे। सब जानते हैं कि पार्टी संगठन में उनकी पकड़ मजबूत है, इसलिए चुनाव से पहले उन्हें मजबूत करना जरूरी है। तभी मुलायम सिंह ने उनका समर्थन किया। ये भी कहा जा रहा है कि मुलायम सिंह का परिवार ये मैसेज देना चाहता है कि वे ईमानदार हैं और सरकार के दूसरे मंत्री मनमाने तरीके से भ्रष्टाचार कर रहे हैं। तभी पहले शिवपाल यादव ने कहा कि मंत्री लोग जमीन हड़पने का काम बंद करें और फिर मुलायम सिंह ने कहा कि दूसरे मंत्री शिवपाल के नाम पर बेईमानी कर रहे हैं। सो अब शिवपाल भी खुश हैं और अखिलेश तो वैसे भी मुलायम सिंह की किसी बात का बुरा नहीं मानते हैं। अब आज की सुर्खियां ये लीक से कुछ हटकर है और इनसे देश की दशा दिशा को बूझ सकेंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली का प्रस्तावित पाकिस्तान दौरा रद्द हो सकता है। सार्क देशों के गृह मंत्रियों की बैठक में राजनाथ सिंह के शामिल होने के बाद हुए विवाद को देखते हुए कहा जा रहा है कि भारत अपने वित्त मंत्री को नहीं भेजेगा। अगले हफ्ते 25 और 26 अगस्त को सार्क देशों के वित्त मंत्रियों का सम्मेलन होना है। राजनाथ सिंह के इस्लामाबाद में तलखी दिखाने और बिना भोजन किए लौट आने के बाद पाकिस्तान ने एक बयान जारी करके कहा था कि जेटली के लिए वो एक अच्छे मेजबान की भूमिका निभाएगा। लेकिन लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के बाद माना जा रहा है कि भारत सचमुच टालने की बजाय टकराव के मूड में है। अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने बलूचिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर का जिक्र किया था। बहरहाल कहा जा रहा है कि भारत की ओर से आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकांत दास सार्क सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लाल किला से पाकिस्तान को निशाना बनाने के एक दिन बाद आज रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने बेहद तीखा बयान दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जाना और नरक में जाना एक ही जैसा है। उन्होंने सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 5 आतंकवादियों के मारे जाने का जिक्र करते हुए कहा कि भारतीय सैनिकों ने 5 आतंकवादियों को वापस भेज दिया। नरक में जाना और पाकिस्तान जाना एक ही बात है। उन्होंने आज रेवाड़ी में एक कार्यक्रम में कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद का नतीजा खुद ही भुगत रहा है। उन्होंने कहा कि अब उसमें लड़ने की ताकत नहीं रही तो वो छोटे जख्म देने की सोच रहा है। पर्रिकर ने कहा कि उन्होंने सैनिकों से कहा है कि वे खुद शहीद होने की बजाय दुश्मन को मौत के घाट उतारे। बिहार विधानसभा ने जीएसटी बिल के लिए लाए गए संविधान संशोधन बिल को पास कर दिया है। संसद से पास होने के बाद बिल को राज्यों की विधानसभाओं से पास होने के लिए भेजा गया है। इसे पास करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया, जिसने आज इसे पास कर दिया। बिल पास होने के बाद नीतीश कुमार ने कहा कि बिल पर आम सहमति बनाने में उन्होंने बड़ी भूमिका निभाई। नीतीश ने कहा कि उनके समर्थन से ही बिल पर सहमति बनी, खासकर कांग्रेस उनके समर्थन के बाद ही तैयार हुई। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी वजह से ही जीएसटी की ऊपरी दर नहीं तय की गई, क्योंकि अगर संविधान संशोधन में जीएसटी बिल की ऊपरी दर को शामिल कर दिया जाएगा तो उसे घटाने या बढ़ाने के लिए हर बार संविधान में संशोधन करना होगा। सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव के भाई और उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ मंत्री शिवपाल यादव ने अपने भतीजे और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से नाराजगी की खबरों को खारिज किया है। उन्होंने अखिलेश की जमकर तारीफ की है। एटा में कार्यक्रम में अखिलेश की तारीफ करते हुए शिवपाल ने उनकी सरकार के कामकाज गिनाए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो सिर्फ खाते खुलवाए, लेकिन अखिलेश सरकार ने उनमें 500 रुपए हर महीने समाजवादी पेंशन डलवाई, कन्या विद्या धन का पैसा बांटा, मुफ्त लैपटॉप दिया और मुफ्त इलाज उपलब्ध कराया। इससे पहले सोमवार को मुलायम सिंह ने कहा था कि शिवपाल के खिलाफ साजिश हो रही है और उनको काम नहीं करने दिया जा रहा है। इसके बाद शिवपाल ने कहा कि मुलायम सिंह का संकेत उनके लिए आदेश है। बहरहाल इस बीच चर्चा है कि शिवपाल की नाराजगी दूर करने के लिए मुख्तार अंसार की पार्टी कौमी एकता दल का विलय सपा में हो सकता है। कुछ दिन पहले इस विलय को रद्द कर दिया गया था। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर और असम की सुरक्षा स्थिति को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक की है। इन दोनों राज्यों में अलग अलग घटनाओं में आम लोग या सुरक्षा बलों के जवान बड़ी संख्या में मारे गए हैं। आज की बैठक में इस मसले पर विस्तार से चर्चा हुई। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल, गृह सचिव राजीव महर्षि के साथ साथ खुफिया एजेंसियों के प्रमुख भी शामिल हुए। इस बीच खुफिया एजेंसियों ने बताया है कि सीमा पार से करीब 70 से 80 आतंकवादी घुसपैठ करने की तैयारी में है। गौरतलब है कि सेना ने उत्तरी कश्मीर के उरी में कल ही एक घुसपैठ को नाकाम किया है और 5 घुसपैठियों को मार गिराया था। कहा जा रहा है कि लश्कर तैयबा के आतंकवादियों को आधुनिक हथियार देकर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी उनको भारत में भेज रही है। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर खुलासा होगा। सवाल है कि यदि हजारों की संख्या में स्कूलों में एक अध्यापक है तो प्रदेश के शिक्षा मंत्री या मुख्यमंत्री का ध्यान क्यों नहीं जा रहा है? सरकार के शिक्षा मंत्रालयों में प्राइमरी, मिडिल या सेकेंडरी शिक्षा की क्वालिटी की रत्ती भर
चिंता क्यों नहीं बनती है? इस पर आगे चर्चा करें उससे पहले देखें मेरा यह खुलासा। इसे भारत में निजीकरण की आर्थिक नीति की विडंबना कह सकते हैं कि जिन क्षेत्रों में निजी उद्यम का विकास हुआ उन क्षेत्रों में सार्वजनिक व्यवस्था चौपट हो गई। दूरसंचार से लेकर विमानन और स्वास्थ्य से लेकर शिक्षा तक में इसकी मिसाल देखी जा सकती है। जाने अनजाने तरीके से सार्वजनिक उद्यमों को बर्बाद होने दिया गया और उसके समानांतर निजी व्यवस्था को फलने फूलने की जमीन मुहैया कराई गई। बाकी दूसरे क्षेत्रों के मुकाबले शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में इसका असर बेहद भयानक हुआ है। एक तरफ विश्व स्तरीय स्कूल हैं जिनमें ऊंची फीस देकर संपन्न लोगों के बच्चे पढ़ते हैं और दूसरी ओर ऐसे स्कूल हैं जिनके पास ना तो भवन है न ही शिक्षक है। हाल में आए आंकड़ों से पता चला है कि भारत में 1 लाख से ज्यादा स्कूल ऐसे हैं जिनमें पूरे स्कूल में सिर्फ एक शिक्षक है। अलग अलग राज्यों से यह आंकड़ा भी मिलता रहा है कि 6ठी 7वीं पास बच्चे एक भी लाइन लिखने में सक्षम नहीं है। बिहार में बिना किसी योग्यता के सिर्फ राजनीतिक मकसद के लिए बहाल किए गए शिक्षा मित्र 5वीं क्लास के सवाल में फेल हो रहे हैं। अपने शिक्षकों को 5वीं के सवालों में पास होने के लिए राज्य सरकार 3-3 मौके दे रही है। इसके बावजूद उनको हटाया नहीं जा सकता है क्योंकि उससे राजनीतिक नुकसान होगा। यह कहने में कोई हिचक नहीं है कि सर्व शिक्षा नीति और मिड डे मील की योजनाओं ने भारत की प्राथमिक शिक्षा का भट्टा बैठा दिया है। सबको साक्षर और शिक्षित बनाने के लिए अंधाधुंध स्कूल खोले गए। उनके लिए न इमारतें बनी और न नए शिक्षक बहाल हुए। सिर्फ टारगेट पूरा करने के लिए स्कूल खोले गए और मिड डे मील में धांधली करने के लिए बच्चों को स्कूलों में भर्ती किया गया या उनके नाम रजिस्टर में दर्ज किए गए। कई स्कूलों के सर्वेक्षण से यह बात सामने आई है कि स्कूल में कुल 50 बच्चे आते हैं लेकिन रजिस्टर में 500 नाम दर्ज हैं ताकि मिड डे मील का अनाज लेकर उसे बेचा जा सके। लगभग सभी राज्यों में स्थायी शिक्षकों की नियुक्ति बंद हो गई। ठेके पर शिक्षक रखे जाने लगे और उनकी नियुक्ति के लिए तय न्यूनतम योग्यता को ताक पर रख दिया गया। जहाँ तीसरे दर्जे के कर्मचारी की नियुक्ति के लिए लिखित और मौखिक परीक्षा होती है, वहाँ शिक्षक को सिर्फ 12वीं के अंकों के आधार पर नियुक्त किया जाने लगा। इसका नतीजा ये हुआ कि फर्जी अंक पत्र के आधार पर लाखों शिक्षक नियुक्त हो गए। जैसे जैसे पुराने शिक्षक रिटायर होते जा रहे हैं वैसे वैसे स्कूल खाली हो रहे हैं और पढ़ाई का स्तर गिरता जा रहा है। ऊपर से 10वीं तक नो डिटेंशन पॉलिसी यानी किसी को फेल नहीं करने की नीति अपनाई गई, जिसकी वजह से निरक्षर बच्चे बिना फेल हुए ऊपर की क्लासों में जाते रहे। शिक्षा को सरकारों ने कैसे अगंभीरता से लिया, इसका एक नमूना यह भी है कि पोलियो से लेकर जनसंख्या रजिस्टर बनाने, जनगणना करने, मतदाता सूची बनाने और चुनाव कराने तक के सारे कामों में शिक्षकों को लगा दिया जाता है। हैरानी की बात है कि शिक्षकों पर निगरानी की व्यवस्था सबसे बड़ी है। मुखिया से लेकर सीईओ, पीडीओ, डीईओ, डीएम जैसे एक ही जिले में अनगिनत अधिकारी इसके लिए तैनात है। फिर भी शिक्षा की स्थिति सुधरने की बजाय बदतर होती जा रही है। क्या नई शिक्षा नीति से इसमें सुधार की उम्मीद की जा सकती है? अब एक ब्रेक है, उसके बाद सरकारी स्कूलों की दशा पर चर्चा करेंगे। एक वक्त सुना जाता था कि छात्र कई किलोमीटर पैदल चल के पढ़ाई के लिए जाते थे। आज हर गांव ढाणी में स्कूल है, मगर इन स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती है, टाइम पास होता है और छात्र को पास होने, पढ़ाई कर लेने के सर्टिफिकेट मिलते जाते हैं। तभी बुनियादी सवाल है कि सर्व शिक्षा अभियान ने क्या भारत में शिक्षा का भट्टा नहीं बैठाया? इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ शैक्षिक मामलों के जानकार जयेश राजपूत हैं। राजपूत जी, संसद में रखी गई सरकार की रिपोर्ट के अनुसार 1 लाख से ज्यादा स्कूलों में सिर्फ एक अध्यापक है। ये स्थिति क्या सर्व शिक्षा अभियान के कारण बनी हुई है? नहीं, ये तो नहीं कहा जा सकता। ये सर्व शिक्षा अभियान के बाद भी बनी हुई है, ये चिंता का विषय। सर्व शिक्षा अभियान के बाद संभावना ये थी। असल मैं आपको बताऊं, जब 1986 की शिक्षा नीति बनी थी तो एक स्कीम आई थी ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, और उस वक्त ये हुआ था कि अगले 5 साल में 93-94 तक कोई भी सिंगल टीचर स्कूल नहीं रहेगा। और उस समय केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को लगभग 1,34,000 सेकंड टीचर करके ग्रांट दी थी। अच्छा। हाँ, जब इन्होंने कहा राज्यों ने कि हमारे पास इतने सिंगल टीचर, सबके लिए कहा कि सेकंड टीचर का हम सैलरी देंगे, सब देंगे, और लोगों ने कहा हाँ बना दिए। लेकिन तब मैं मंत्रालय में था, तो जब मैं गया गांव में देखने गया तो मुझे पता लगा कि जो नई नियुक्तियां होती थी वो कागज पे तो हो जाता था कि हाँ सेकंड टीचर हो गया,
लेकिन उन सबकी पोस्टिंग शहरों में ही हो जाती थी। जो सिंगल टीचर स्कूल था वही बना रहता था। तो ये तब से लेकर के आज तक 20-22 साल हो गए हैं। हम कागजों पर कुछ भी कहें, 1 लाख तो वो संख्या है जो आंकड़ों में आई है। आंकड़ों में आई, उससे ज्यादा होगी बहुत। नहीं, संख्या यूं सोचिए कि ये तो मानी ही बात है कि हमारे यहाँ 25% लोग छुट्टी पर रहते, 25% आते नहीं है, 25% अध्यापकों को कोई न कोई दूसरा सरकारी काम होता है, डिस्ट्रिक्ट जिला अधिकारी के पास, या चुनाव या ट्रेनिंग। तो अब आप अगर कल्पना करें तो देश में कई लाख ऐसे स्कूल होंगे जहां एक अध्यापक जाता होगा, और कम से कम जो 1 लाख बताए गए हैं उसमें आधे स्कूल ऐसे होंगे जहां कई दिनों तक कोई नहीं जाता होगा या प्रॉक्सी टीचर होगा। तो ये जो समस्या आपने उठाई है ये बहुत विकट है। नहीं, लेकिन ये नहीं लगता, क्योंकि मेरा ये मानना है कि सर्व शिक्षा के कारण के अभियान में तमाम कि भाई आप स्कूल खोल दीजिए, ये एक तरह स्कूल खोल दीजिए, बच्चों का एनरोलमेंट करवा दीजिए, उन्हें पास कर दीजिए, उन्हें अगली कक्षा में बढ़ा दीजिए। ये एक कि जबरदस्ती में ये शिक्षा का ठप्पा लगाने के लिए सारी कवायद चली है। नहीं, देखिए, ये कहा तो नहीं जा सकता, ये उसमें परिवर्तित हो गया हो ये बात अलग है, ठीक है। ये तो हमारे, हाँ, परिवर्तित थी, मतलब मंशा वो नहीं थी, लेकिन अंततः उसकी, हाँ, लेकिन ऐसी चीजें हुई जैसे मध्य प्रदेश में ये शुरुआत की गई कि अगर 20 बच्चे हों और कोई पढ़ाने वाला हो तो हम आपको अनुमति दे देंगे। हाँ। अब उसका बड़ा दुरुपयोग हुआ, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ बड़ी प्रतिस्पर्धा है सरकारी नौकरी की या नौकरी की। तो जब किसी ने किसी गांव में या दूर दराज जहाँ 15-20 बच्चे भी थे शुरू किया, तो 2 साल 4 साल बाद फिर वो आंदोलन करने लगा कि मुझे नियमित टीचर बनाया जाए, और फिर उसे सरकार को कहीं न कहीं मानना पड़ता है। इसका समाधान ये था कि बच्चों के आने जाने का प्रबंध करिए और ऐसा स्कूल चलाइए जहां पर अध्यापक जाते हों, 4 मान लीजिए हैं, कम से कम 3 तो पहुंचते हों, और बच्चे को ले आया करना ये राष्ट्र का कर्तव्य है, सरकार की जिम्मेदारी। ये हमने किया नहीं। मैं तो एक उदाहरण देता हूँ, आपके यहाँ भी दे चुका हूँ। ग्रेटर नोएडा में जो बाहर से लोग आते हैं, मजदूर वर्ग का काम करते हैं, वे अपने बच्चों को, विशेषकर लड़कियों को, 11 साल 12 साल की लड़की को सरकारी स्कूलों में भेजना नहीं चाहते, अलग बात है, लेकिन अगर भेजें भी तो बच्चे जाएं कैसे? जाने आने का कोई प्रबंध नहीं। और इस समय माहौल हर जगह ऐसा है कि भेज नहीं सकते, तो लड़कियों की शिक्षा रुक जाती। अगर ग्रेटर नोएडा में रुक सकती है, नोएडा में रुक सकती है, तो आप दूर दराज के क्षेत्रों की कल्पना। तो इसका समाधान क्या? अगर सरकार खुद अपनी रिपोर्ट बनाकर संसद में पेश कर रही है, मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री सब चिंता करते हैं, सारी विचार होता है, बैठकें होती, कोई समाधान का कुछ ये धुन नहीं बनती कि भाई ये इस स्थिति को बदला जाए किसी तरह? देखिए, मैंने तो बहुत दिन देखने के बाद ये अब मेरा निष्कर्ष है, व्यक्तिगत भी है, और बहुत लोग मेरे साथ सहमत भी होते हैं कि जब तक आप कुछ ऐसा निर्णय नहीं लेंगे कि सरकारी स्कूलों में सर वर्ग के बच्चे जाएं, तब तक ये स्थिति सुधरेगी नहीं। मतलब ये और इसी चीज चिंता को जो आप कह रहे हैं, इसी चिंता को इलाहाबाद हाई कोर्ट के उच्च न्यायालय ने जो ये फैसला दिया था कि सरकारी कर्मचारियों के बच्चे वहां पढ़ाए जाए, सरकारी स्कूल में पढ़ाए जाए, तो अपने आप स्कूलों की स्थिति बेहतर होगी। मैं आपको निश्चित बता, 3 वर्ष में देश में शिक्षा का पूरा स्वरूप बदल जाएगा, अगर ये कोई हिम्मत करे और मान सके। लेकिन इसके लिए जिस साहस की जरूरत है, आज की राजनीति में उसकी संभावना नहीं लगती। नहीं, लेकिन फिर भी मेरा ये कहना है, चाहिए, हाँ, होना पड़ेगा, हाँ, कुछ न कुछ। देखिए, अगर नहीं, देखिए, सचमुच में देखा जाए, प्राइमरी शिक्षा या मिडिल शिक्षा, इसके अंदर जो बदहाली है सरकारी स्कूल में, और गांव देहात में स्किल डेवलपमेंट से लेकर तमाम तरह की जो बातें हो रही है, उसका आधार तो वही है, तो उस पर फोकस क्यों नहीं बन पा रहा है? देखिए, आपकी रिपोर्ट भी देखी है कि कक्षा 6 के दिल्ली के सरकारी स्कूलों के बच्चे कक्षा 2 की पुस्तक नहीं पढ़ पाते। और जब हमने ये नीति लागू कर दी कि नो डिटेंशन, कोई फेल नहीं होगा, तो अध्यापक भी बिल्कुल वो भी निश्चिंत हो गए। हाँ। और बच्चों को नहीं, तो उसमें बुनियादी परिवर्तन तो ये होना चाहिए कि जो परीक्षा वो तो कम से कम वापस अनिवार्य बनाई जाए किसी तरह। देखिए, मैं फिर आपको बताता हूँ, ये तय हुआ था 1986 के बाद। हमने एक स्कीम बनी, उससे निकलती थी, उस स्कीम से मिनिमम लेवल्स ऑफ लर्निंग शैल बी प्रेस्क्राइब्ड फॉर ईच स्टेज ऑफ स्कूल एजुकेशन, कि कितना कक्षा 2 में आना चाहिए, और उसका एक सर्वेक्षण होना चाहिए। वो सर्वेक्षण प्रति वर्ष होना चाहिए। अब सरकार ऐसा कुछ निर्णय लेने वाली, और उसका जो है अगले साल उसका कुछ उपयोग होना चाहिए, 2 साल बाद होना चाहिए। तो ये जब तक हम नहीं करेंगे और हम बच्चों को इसलिए छोड़ देंगे, 1 लाख स्कूलों में अगर एक अध्यापक है, तो मान लीजिए कम से कम वहाँ 40 का करीब 40 लाख बचत होंगे। और अगर 40-50 लाख बच्चों को हमने यूँ छोड़ दिया, ऐसे ही छोड़ दिया, बाकी कक्षा 2 के बाद छोड़ गए स्कूल, वहाँ छोड़ गए,
तो हमारे तो कितने करोड़ बच्चे जो हैं वो शिक्षा से लगभग वंचित हैं। नाम मात्र के लिए भले ही कक्षा 3 तक गए हों, 5 तक गए हों, 6 तक गए हों, लेकिन किसी तरह की शिक्षा तो उन्हें मिली ही नहीं। लेकिन आपका मानना है कि कुछ इसके अंदर विचार हो रहा है और कुछ फैसला होगा ठोस? मेरा ख्याल है होगा। कोई भी सरकार अगर चाहती है कि जनता का हर वर्ग उसके साथ खड़ा हो जाए तो उसके लिए एक ही रास्ता है कि सरकारी स्कूलों को अगर कोई ठीक कर सकता है तो उसकी पहुंच तो लोगों के हृदय के अंदर तक हो जाएगी। जी, उसकी बड़ी आवश्यकता है सरकारी स्कूलों को ठीक करना। जी राजपूत जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है। आग्रह है प्रोग्राम पर अपनी राय hsvyas@nayaindia.com पर ईमेल करके बताएं या hsvyas@Twitter और Facebook/नया इंडिया न्यूज़पेपर पर जाहिर करें। अब कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय।